नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल की ओर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिए गए टारगेट और मंत्र के बारे में। सीएम मनोहर लाल अंबाला में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश में मई 2024 में लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने और अक्टूबर 2024 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया। 1951 से जब से जनसंघ शुरू हुआ है, बहुत ही कठिनाई से पार्टी को खड़ा किया गया है। चुनाव के दिनों में कोई खाना पूछने वाला नहीं था। आज तो बहुत सेवा होती है। उस समय ये भुने हुए चने होते ना, ये खरीद के थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं को वहां बांट दिया जाता था कार्यालय में कि भी इतना ले जाओ, साथ में थोड़ा गुड़ ले जाओ, करते रहो काम, जहां भूख लगे खा लेना, पानी पी लेना। यहां से शुरू किया था। उस नींव के ऊपर आज हम खड़े हैं और यही एक कारण है कि हमारा कार्यकर्ता जो पुरानी बातों को जानता, उसके मन में एक श्रद्धा भाव जागती, तो हमेशा हमेशा के लिए पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ता। बाकी सब पार्टियां अपने लोगों को जोड़ती हैं स्वार्थ के लिए। क्या स्वार्थ दिलाएंगे कि जब राज आ जाएगा आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो दे देंगे, आपको ये दे देंगे। क्योंकि राज सत्ता को भोगने के लिए से पार्टियां बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी राज सत्ता को भोगने के लिए सत्ता नहीं बना लेती है। सत्ता को सेवा का साधन बनाया है। ये सत्ता आएगी तो हम सेवा करेंगे जनता की, वो जो जिसको जरूरत है उसकी सेवा करेंगे। पंडित दीनदयाल जी ने हमको कहा कि अगर आपको सुखी समाज चाहिए तो जो अंतिम व्यक्ति है पंक्ति में खड़ा, उसको आगे बढ़ाओ, उसकी सेवा करो, उसका कोई ना कोई साधन बने, उसका रोजगार लगे, वो अपने पैरों पर परिवार खड़ा हो जाए। फिर एक एक करके अंतिम वाले को आगे बढ़ाते रहो, अंतिम को आगे बढ़ाते रहो, अंतिम को आगे। हर समय कोई ना कोई अंतिम तो रहेगा ही। जब सबको आगे बढ़ाओगे तो समाज में एक सद्भावना आएगी। जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं उसके मन में भी आएगा कि हाँ, ये है लोग जो मेरी चिंता करते हैं। लेकिन बाहर दूसरी पार्टियों में उनकी चिंता नहीं करते। वो किसकी चिंता करते हैं? पहले किसकी चिंता करते हैं? दूसरी पार्टियों में वो अपनी चिंता करते हैं, क्योंकि भोगी हैं, सत्ता को भोगने का काम करते हैं। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, बाकी दुनिया जाए भाड़। हम कहते हैं नहीं, ये 2 मेरा कम से कम दायित्व प्रदेश के होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा मेरा परिवार है। 2 करोड़ 87 लाख लोग मेरे सदस्य हैं परिवार के। तो जो बेचारा गरीब है, जिसको राशन नहीं मिलता, राशन की व्यवस्था की है, जिसके बच्चों का इलाज नहीं होता, उसको आयुष्मान भारत की चिंता की है, चिरायु की चिंता की है, जिसके मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते उसकी चिंता की है। ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं, जिनको कुछ भी लाभ मिला है, उसके मन में कृतज्ञता का भाव है कि मोदी जी ने हमारे रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर दे दिया है। हमारे घर में बल्ब नहीं था, या हमारे गांव में प्रकाश नहीं था। आज हरियाणा के 85% गांव में 24 घंटे बिजली जाती है, 24 घंटे। ये कभी नहीं मिलता है। तो ये जो कृतज्ञता का भाव उनमें है, उनको लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, इनसे हमारा लाभ होता है। तो जिसको लाभ महसूस होता है, हमारी विचारधारा को वो समझे न समझे, थ्योरी समझे न समझे, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एकात्म मानववाद समझे न समझे, लेकिन उसके जीवन को हम सुखी बना रहे हैं, उसके मन में एक आनंद पैदा हो रहा है, इसलिए जाके मिलेंगे तो वो हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से संपर्क अभियान भी हमको इस कार्यालय में बैठ करके जो एरिया जिसके जिम्मे लगे उसको संपर्क करना चाहिए। आज करोड़ों की संख्या में 1 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं। 1 करोड़ से ऊपर लोग। हम उनकी सबकी सूचना कार्यालय में जो व्यवस्था बनी उनको सबको उपलब्ध कराएंगे। आपके जिम्मे काम लगे तो आप अपने मोहल्ले में
किसी के मोहल्ले में 50 लोग होंगे, किसी के मोहल्ले में 100 होंगे, किसी के बूथ में 25 होंगे, जितने हों उन सब बूथों पर जाकर घर जाइए, हालचाल पूछिए, याद भी कराइए और उनसे पूछिए कि आपको परेशानी तो नहीं होती। आज भी मैं किसी एक हमारे शशिकांत जी के पिताजी का देहांत हो गया, सवाल था, वहां घर बैठने गया तो बहुत लोग थे, तो जो थोड़ा जल्दी थी मैं निकलने लगा तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया। मैंने कहा कोई शिकायत बताएगा, कोई कागज दे देगा, मेरा काम है, ट्रांसफर है, कुछ कहेगा। मुझे जल्दी थी, मैंने कहा मुझे जल्दी है, बताओ क्या है। लेकिन मेरे 2 बच्चे नौकरी लग गए हैं, मैं किराया यहां से पानीपत तक कभी किराया नहीं लगा, 2 बच्चे नौकरी लग गए हैं। बैठा है वो अफसोस में, बाहर निकलते उसके मन का इतना खुशी का इजहार था, उसको ये नहीं समझ आया कि इस समय पर ये खुशी का इजहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अफसोस में गए हैं लेकिन फिर भी रुका नहीं गया उससे। तो बहुत समाज में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि व्यवस्थाएं, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे हरियाणा में आपकी अपनी सरकार है, व्यवस्थाएं लोगों को अच्छी मिल रही हैं, इसको और अच्छा सुधारेंगे, जो कमियां उनको भी ठीक करेंगे। कमी नहीं होगी ऐसा नहीं है, लोगों की शिकायतें नहीं मिलेंगी, लेकिन हम सबने मिल करके उसको ठीक करना है और समाज को अपने हाथ जोड़ करके जितना समाज को जोड़ेंगे उतना जनमत हमारे लिए तैयार होगा, पक्का होगा। और आने वाले समय में चाहे वो मई 2024 हो और चाहे फिर अक्टूबर 2024 हो, इन दोनों अवसरों पर जनमत को इकट्ठा करके अपना जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करना है। जैसा बताया कि 10 की 10 लोकसभा सीटें ये हमको जीतनी है, हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बनानी है। अगर छोटी मोटी कमी पिछली बार जो रही है उसको हमें पूरा करना है। अंबाला जिले के नाते मैं कहूं तो अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटें कैसे हम जीत सकते हैं, इसकी प्लानिंग आप लोगों को बारीकी से करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2024 को लेकर दिए गए लक्ष्य और मंत्र के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, रविंद्र ढुल साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, और ओंकार सिंह जी हैं, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। वंदना पोपली जी, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करता हूं। सीएम साहब ने जो टारगेट दिया है और जो मंत्र दिया है, क्या लगता है आपको, इसको लेकर बीजेपी उस टारगेट को पूरा कर पाएगी हरियाणा में? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां तक टारगेट की बात है, और मुख्यमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम हमेशा आगे के टारगेट को लेकर चलते हैं। और हमने देखा है किस प्रकार से 2014 से लेकर जब 2019 में आया तो हमारी सीटें बढ़ी हैं। तो हमें हरियाणा में 10 की 10 सीटें हमने पिछली बार जीती थी, और इस बार भी हमारा उद्देश्य यही है कि लोकसभा की हम पूरी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सत्ता को सेवा का साधन मानते हैं, और यही बात जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो भी कहते रहते हैं। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि हम जो है राजनीति करने गए हैं, हमने परफॉर्मेंस दी है, हम लोगों से जुड़े हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं, अंतिम व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिले, हम उस डायरेक्शन में गए हैं। आप ये देखिए, हमारे चाहे देश के मुखिया हो या प्रदेश के मुखिया हो, उन पर एक भी पैसे का आरोप नहीं है। हमने खुद देखा विधानसभा में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खुद कहते नजर आए विधानसभा के सेशंस में, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है कि आप तो बहुत ईमानदार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं मानती हूँ कि हमारी जो पार्टी है उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे जो नेता हैं उनके कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में एक तरीका होता है कि अगर लोकतंत्र में जनता को लगता है कि जो नेता हैं या जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको पुरस्कार रूप में रिपीट करते हैं, और अगर लगता है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको घर बिठाने का काम करते हैं। हमने देखा किस प्रकार से हमारी बाकी विपक्षी पार्टियां लगातार घर बैठे हुए हैं, और उससे बाकी अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट भी लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा में 10 सीट जीतेंगे, और विधानसभा में भी हम पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छे नंबर से वापस आए। ठीक है, रविंद्र ढुल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी में साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। चूंकि आपने बाइट भी सुनी होगी सीएम साहब की, उसमें साफ तौर पर कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेनिफिशियरी हैं, और उनकी जो सूची है
वो संगठन को मुहैया कराई जाएगी। संगठन के लोग जाएं और लाभार्थियों से मिले और उनसे बातचीत करें और कोई कमी हो तो उसके बारे में सरकार को अवगत कराएं। तो यहां पर एक तरीके से संगठन और सरकार दोनों मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जैसे शैलजा जी ने कहा था कि संगठन ही नहीं बना कांग्रेस का, अलग अलग अपनी ढपली अपनी राग हो रही है, कैसे क्या होगा 2024 में? देखिए, चलो एक तो चीज बड़ी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जी ने कही है कि ये सूची जो है संगठन को प्रोवाइड करेंगे। परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी जो बनाया गया था, केवल इसी चीज के लिए बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक बेनिफिट हो सके, ये मुख्यमंत्री ने माना है। मैं पहले तो इनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किस कैपेसिटी में लाभार्थियों की सूचना सरकारी खाते डाटा से निकाल करके भाजपा के संगठन के लोगों को देने का इनके पास में अधिकार या इख्तियार हासिल है? किस कैपेसिटी में? क्या इन्होंने वो आरटीआई में सूचना ली है किसी और में? यदि सरकारी डाटा का दुरुपयोग कर रहे हैं तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और मुख्यमंत्री की ये स्टेटमेंट स्पष्ट तौर पर बताती है कि इन्होंने गैर कानूनी काम करने के लिए ही ये काम किया है। तो ये बहुत संगीन मामला है जिसको मेरे हिसाब से उठाने की जरूरत है। और ये मैं भी हाईकमान की जो है संज्ञान में लेकर के आऊंगा इस स्टेटमेंट को स्पष्ट तौर पर जो मैंने सुना है। अब आ गई दूसरी बात, जो इनके संगठन की जो बात कर रहे हैं, इनके संगठन और सरकार के बीच में जो तालमेल है, इनके कार्यकर्ताओं से जब हम बात करते हैं कभी भी किसी भी जगह पे, हमको पता लग जाता है कि भी कितना तालमेल है कि इनके संगठन के अधिकारी उन लोगों के साथ में जो अपनी अनदेखी का रोना रोते हुए जो है वहां पर अलग अलग जगह पर जो है बातें करते हुए नजर आते हैं, वो उससे स्पष्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है बेसिकली जो विजय रथ पे जो सवार हुई, वो कहीं ना कहीं जिन कारणों से विजय रथ पे सवार हुई, तो उसमें संगठन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था। जी हाँ, कभी भी नहीं था इनके संगठन का रोल। आज भी जो है यदि आप इनकी सूचना निकाल करके देखिए, इन्होंने कहा जी एक बूथ पे 10 यूथ कर, जो कई प्रकार के इनके नारे हैं। आप इनकी कोई भी सूची निकलवा करके देखिए, हर जगह सूची में ऐसे ऐसे लोगों के फोन नंबर मोबाइल नंबर भरे हुए। मैंने खुद स्वयं तौर पर निजी तौर पर जानकारी अपने विधानसभा क्षेत्र में मैंने चेक की थी। वो लोग नंबर जाकर के उत्तर प्रदेश में को बिहार में जाकर के बोलता है। तो फर्जी संगठन और फर्जी सूचनाएं जमीन पे बना करके लेकर के आते हैं और उसके बाद में उनके बेस पे कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत बड़ा है। किस प्रकार से इन्होंने आपके संगठन के सदस्यता अभियान चलाया था 2-3 साल पहले, वो भी अपने आप में एक लैंडमार्क था। तो उसके भी बहुत सारे आज भी हमारे पास में सूचना है। तो ये जो संगठन की जो बातें करते हैं, हमने सबसे बड़ा बना दिया, ये बना दिया, ये सब कुछ नहीं है। ये जी हजूरी वाले जो लोग जो बैठे हैं आज मुख्यमंत्री जी हजूरी करने के लिए बैठे हैं, वो लोग जो है फिट, वो तो सब लोग अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछने की ताकत रखते हैं, उन लोगों को कितनी तवज्जो दी जाती है, ये आप जो है चाहे अपने गुड़गांव के सांसद से पूछिए, राव साहब से, या रोहतक के सांसद से पूछिए, और ऐसे बहुतेरे हमारे पास में रेफरेंसेज मिल जाएंगे हरियाणा के अंदर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर होते हुए, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कल परसों स्टेटमेंट दी है, खास करके जितने भी ये बहुतेरे ऐसे हमारे पास रेफरेंस मिल जाएंगे जो लोग सरकार से स्पष्ट तौर पे बड़े नेता नाराज दिखते हैं। तो ये नाराजगी को बता करके और लोगों को बहलाने फुसलाने का जो कार्य है, ये आरएसएस के लोग हैं, इनको बोलने में तो एक्सपर्ट होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बोल करके लोगों को बहलाने की बात है, पहले भी इसी प्रकार की बात करते थे, आज भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओंकार सिंह जी, आप क्या कहेंगे? सीएम साहब ने अंबाला की सभी 4 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है और आप भी अंबाला से हैं। दुर्गेश जी, आज क्या चल रहा है? आज लोकतंत्र में लठतंत्र चल रहा है जी। और मैं तो खुद अंबाला का रहने वाला हूँ। 4 सीटों की बात करते हैं, ये एक सीट भी ले जाए तो मैं आपके चैनल पे बैठूं, एक सीट भी अगर ले जाए तो मेरे को बताना, चुनाव के बाद इसी सीट पे बैठाऊंगा। ये सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं, बहना फुसला रहे हैं और कुछ नहीं है। 75 पार का नारा देने वाले 40 पे आके अटक गए। जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया, उसके बावजूद भी एक लोकतंत्र में दुरुपयोग करके उस पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया जिस पार्टी के मुखिया पर यह करप्शन का आरोप लगाते हैं। दुर्गेश जी, बहुत सोच विचार करने वाली बात है जनता के लिए और आपके लिए भी। ये बार बार हमारे चौटाला का पे आरोप लगाते हैं। जो आरोप चौटाला का पे, वही आरोप डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के ऊपर भी। ये हमारे बारे में तो बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पार्टी के बारे में बात नहीं करते। उनसे इन्होंने मलाई चाटने के लिए गठबंधन कर लिया। इनको जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया था, 40 सीट दी थी, 47 सीट 46 नहीं दी थी। और मेरी बहन अभी बता रही थी कि हमारा मकसद तो सेवा करना है।
ये सेवा करने वाले ना दर बदल थाली के व्यंजन बढ़ के दूसरी पार्टियों में जाके मलाई चाटने के लिए नहीं जाते। अगर सेवा करनी, हम भी कर रहे हैं सेवा, रोज जाते हैं नगर परिषद में, तहसील में, जिस गरीब का काम करना होता है, परिवार पहचान पत्र से पीड़ित है, प्रॉपर्टी आईडी से पीड़ित है, तहसील व्यवस्था से पीड़ित है, जिसका काम भी करना होता है हम करते हैं। कोई जरूरी नहीं सत्ता में बैठ के सेवा की जाती है, सेवा कहीं पे भी की जाती है मेरी बहन, किसी भी जगह बैठ के सेवा की जाती है। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी, इनेलो से बीजेपी, एक टप्पे मारने से सेवा नहीं होती। और दूसरा, तालमेल तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। अंबाला की बात करता हूं मैं, कल मनोहर लाल जी अंबाला में आए, अनिल विज दरबार लगा के बैठा हुआ, मतलब आपस में इतना तालमेल नहीं है कि अंबाला कैंटर सिटी मात्र 7 किलोमीटर, सिर्फ 7 किलोमीटर उनकी सभा में नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुंठा है, इसमें यह है कि मैंने सीएम बनना है, इनमें आपस में तालमेल नहीं है। तो परमात्मा ने किसी तरीके ऐसी व्यवस्था बना दी कि कुंभे की लात पड़ गई, और ये कुंभे की लात ही काम कर रही है। समाज सारा परेशान, आज कौन सा रख चुकी है बताइए? किसके लट नहीं पहला इन्होंने? प्रत्येक व्यक्ति का फिजिकल टेस्ट लिया इन्होंने। पहले किसानों के लट मारे, उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के लट मारे, उसके बाद दोबारा से इन्होंने जो ओपीएस पेंशन मांग रहे थे उनके लट मारे, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी, सरपंचों के भी लट पेल दिए। आप सोचिए, लोकतंत्र में सरपंच, पंचायत सबसे छोटी, सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली कड़ी होती है। ठीक है। उस पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरपंचों का राज छोड़कर पंचायतों का राज लाएंगे। और अभी सरपंच और पंचायत को कैसे अलग अलग करोगे? पहले तो 2.5 साल के बाद आपने चुनाव कराए, ओमकार सिंह जी, अब पंचायतों, वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना पोपली जी, जवाब दीजिए। मैं एक एक करके जवाब दूंगी। जी। सबसे पहले तो कांग्रेस के जो हमारे बड़े भाई हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सूची पर ही इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठा दिया। ये कह रहे हैं कि मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे चेक करी है, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी सूची को चेक कर रहे हैं, तो और कहाँ से चेक कर रहे हैं निजी तौर पर मुझे समझ नहीं आता, लेकिन हमने सभी ने देखा। चाहे आप बात कर लीजिए, हमारी अभी बैठक हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी भिवानी में, या उससे पहले जब भी मीटिंग हुई है, तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो खुद से उनके पास सारी लिस्ट है, और वो सामने बैठकर पूछते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है जो डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, और इमीडिएटली वहां के लोगों को, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक वो खुद कॉल करते हैं, और कॉल पिक भी हुए, बात भी हुई, और वो वीडियो हम सभी ने देखे, और मैं वहां खुद प्रेजेंट थी, तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से एक एक व्यक्ति से बात की, और सच में बहुत बड़ा संगठन है, और उस हर एक संगठन के एक एक व्यक्ति की लिस्ट जो है वो अवेलेबल है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, और खुद कॉल करते हैं सामने से और पूछ कर करते हैं। तो ये हम सभी ने देखा। लेकिन ठीक है, आपको लगता है कि संगठन बड़ा नहीं है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, वो बात अलग है कि इनका खुद का संगठन अभी बना नहीं है। शैलजा जी कहते हैं कि मेरी गलती थी, हुडा जी कहते हैं अब उनके हाथ से कमान आ गई है, तो अभी बोल रहे कि मेरे से मत पूछो, उदयवान से पूछो। मैं तो फिलहाल बात कर रहा हूँ कि कैसे भी आखिरी अपना हथियार इस्तेमाल कर लूं कि किसी तरह से अब मैं सीएम बन जाऊं। वो क्या कहते हैं कि मेरी आखिरी बारी है, ये मैं अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सबसे बड़ी हार की निशानी, वो पहले से ही हार मान गए। 1.5 साल, अभी तकरीबन 1.5 साल के करीब है इलेक्शन में, उससे पहले वो कह रहे हैं मैं आखिरी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो यानी कि उन्होंने पहले ही हार मान ली है कि हाँ, मुझे लगता है कि और कुछ तो चलेगा नहीं, मेरे विकास कार्य में गिनवा नहीं सकता, मेरे भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं वो सामने हैं, तो हुडा जी अब क्या करेंगे? हुडा जी यही बोलेंगे कि आखिरी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आप बात करते हैं ना, सहानुभूति पर आ जाए बात, तो समझिए कि सब चीजें खत्म होगी, अभी सहानुभूति बची है। और जहां तक यहाँ पर बात हो रही थी लाभार्थी से बात करने की, तो सीएम जो है वो खुद लाभार्थियों से बात कर रहे हैं। हमने देखा है आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा जो मुख्यमंत्री खुद फोन पर लाभार्थियों से जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लाभार्थी उनसे बात कर रहे हैं, और ये हम सभी लगातार देख रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे जो प्रवक्ता है एनएलडी के, उन्होंने लठतंत्र की बात करी, मतलब गोलियां चलाने वाले ये बात कर रहे हैं कि लाठी क्यों चली या लठतंत्र की बात करें, तो लठतंत्र तो आपके समय में हुआ करता था, गोलियां चला करती थी। आपके जो कंडेला कांड है ये सब भूल गए आप, किस प्रकार से गोलियां चला करती थी। एक उन्होंने यहाँ पर बात की, यहाँ पे कुछ पार्टी चेंज की बात की। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुझे कहा
कि आपने पार्टी चेंज तो सर्टेनली मेरी पार्टी के लिए तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने मेरे लिए ही कहा था, मेरे लिए आपने बात करी तो ठीक है जी। एक चीज बताना चाहती हूँ ओंकार सिंह जी, पूरा देश इस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है। ठीक है, वंदना पोपली जी आपको रोकना चाहूंगा। रविंद्र ढूल साहब, वंदना पोपली जी ने तमाम खामियां आपकी भी गिना दी और कह रहे हैं कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि अब मेरी आखिरी लड़ाई है। देखिए, मैं पहले तो बहन जी के इस बात का जवाब दे दूं कि किस प्रकार से मेरे को इनकी सूची मिली। भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, इनकी पूरी सूची हमारे पास में प्रत्याशी के रूप में आई थी। जब फोन किए गए तो यूपी बिहार में जाके मिले थे, वो सूची अभी भी घर पड़ी है, आप चाहे तो उसको वेरीफाई करा सकती है, मैं दे दूंगा। अब आ गई दूसरी बात यहाँ पर, जिस चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बात कही, उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर अपने लोगों से बात करते जो उन्होंने कही भी मेरी आखिरी लड़ाई, वो उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से कही थी। इस बारे में हमारी पहले भी टीवी पे डिबेट हुई है। उनकी उम्र आज 75 के आसपास में है, तो उनका ये मानना है कि भी आगे अगली चुनाव तक 80 साल का हो गया। बिहार में नीतीश कुमार ने भी कहा था कि आखिरी लड़ाई है और फिर अभी 25 की तैयारी भी कर रहे हैं। बिहार में 25 में इलेक्शन। मैं नीतीश कुमार का प्रवक्ता नहीं प्रवक्ता नहीं है आप, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने भी कहा कि आखिरी लड़ाई है और फिर से दम ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। उनकी भी उम्र में फर्क है। दूसरी जो चीज आ गई, तो मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पे हमारा कांग्रेस पार्टी का भी हमारा मत है कि भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है स्वस्थ रहे और हम अगले 3 चुनाव उसके अंदर लड़ना चाहते हैं, उनके नेतृत्व के अंदर लड़ना चाहते हैं। वो उन्होंने अपनी भावना अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कही है, उसको जनरलाइज करके और उसके पॉलिटिकल वो निकालना, मीनिंग निकालना बिल्कुल पूरी तरह से मीनिंगलेस है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है उस चीज का हम सम्मान करते हैं और बिल्कुल हमारा बिल्कुल पूरी तरह से मानना है, अभी नहीं, उससे अगला चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी सोच है जी। ओंकार सिंह जी क्या कहेंगे आप? सीएम साहब यहां मनोहर लाल जी ताल ठोक रहे हैं, हुड्डा साहब भी लगातार ताल ठोक रहे हैं, आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं और सरकार और संगठन का जो तालमेल आप देख रहे हैं, ये पूरा तालमेल बनाने की कोशिश भी हो रही है और लगभग तालमेल दिख भी रहा, क्योंकि सरकार के मुखिया सीएम मनोहर लाल और ओम प्रकाश धनखड़ जी जो संगठन के चीफ हैं, सब तो एक ही मंच पे हैं। दुर्गेश जी, तो तालमेल है ना, लूट खसूट का तालमेल है जी, की बात कर रहे हैं। अनिल में जो अम्बाला कैंट बैठा, मैं पहले बता दिया, अम्बाला सिटी में मीटिंग हो रही है, मात्र 7 किलोमीटर दूर, 5 मिनट का रास्ता है, ठीक है। वहां तक तो जा नहीं रहे, तालमेल कहां से आ गया? ये तो आपस में कुंठा ही इनको मरवा जाएगी। और दूसरी, आप हमारी बात पूछ रहे थे, मेरे को इनसे कुछ नहीं लेना, इनकी सूची नकली है, जाली है, क्या करें, ये तो लोग ही जाली है। हमें इतना पता है कि हमारी पद परिवर्तन यात्रा जो सिंगार गांव से शुरू हुई थी नूंह की जी पुनाना के, आज वो यात्रा 14वें दिन में आ गई है। और आप उस यात्रा की अगर अपडेट लें, पूरे नेट पे अवेलेबल है, हर रोज की मीटिंग अवेलेबल है। आप देखिए, हजारों लोग, एक एक गांव में हजारों लोग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं मानता हूं कि बीजेपी वाले बहुत ही शातिराना अंदाज से ये कार्य करते हैं। अब देखिए, सरपंचों की बात हो रही थी, जिला परिषद वालों से राय ले ली, बात सरपंचों की हो रही है, नट सरपंचों के पड़ रहे हैं, अधिकार सरपंचों के छीन रहे हैं और जिला परिषद के चेयरमैन कह रहे हैं हाँ जी हाँ ठीक है, सरपंचों का व्यवहार ठीक है। ये क्या बात हुई? ये जनता का ध्यान भटकाने की बात करते हैं। आप देखिए, अभी 7 महीने यात्रा चलनी है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, एक हल्के में 3-3 दिन का विश्राम है, 3 दिन। जो गांव के लोग हमारे से टूट गए थे, बिखर के बीजेपी में या कांग्रेस में चले गए थे या किसी तरीके नाराज होकर जेजेपी में चले गए थे, जिन्होंने सोचा था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेजेपी का साथ देंगे, आज वो वापिस आ रहे हैं, घर वापसी हो रही है। और इन्होंने पूरे जोर से, पूरी शक्ति के साथ 2024 में अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। ये मेरी बहन अभी बोलेंगी, मैं तभी बोल देता हूं, ये बोलेंगी मात्र एक विधायक है। हाँ यस, एक है, लेकिन वो एक विधायक कितना मादा रखता है विधानसभा में, सरेआम कहने का मादा रखता है कि ये चोर है, महाचोर है। ये किसी में होती है, जनता देख रही है। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की कार्यप्रणाली को देख रही है जनता कि मात्र एक विधायक होते हुए
कैसे सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की प्रत्येक समस्या को कितनी संजीदगी से उठाते हैं, ये इनको भी नजर आता है। इनकी भी आंखें कई बार शर्म से झुक जाती है, मैं खुद देखता हूं। जितने प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं, इनकी आंखें खुद झुक जाती हैं कि वो अकेला प्रत्येक वर्ग की समस्या को उठा रहा है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, आज सरकार लोकतंत्र की बजाय लठतंत्र और तानाशाही के ऊपर उतर चुकी है, जो सर्वथा। ठीक है ओंकार सिंह जी, जवाब ले लेते हैं वंदना पोपली जी से। वंदना पोपली जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिएगा प्लीज। बहुत जल्दी जवाब दूंगी। जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इन्होंने जाली कहा, शातिर कहा, मैं नहीं जाना चाहती किसी चीज पर, लेकिन आप समझते हैं इस चीज को कि कौन जाली थे कौन शातिर थे। अभी इन्होंने कहा कि हमारी यात्रा चल रही है और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा होती है किसी न किसी स्टेटमेंट के, मैं इसको पूरी उसके साथ नहीं कहती, लेकिन मैंने जब सुना है, ओम प्रकाश चौटाला जी कहा करते थे कि जिस तरह से रैली में हमारे लोग जुड़ते हैं, अगर वो वोट में परिवर्तित हो जाए तो हमारी सरकार कभी जाए नहीं। मैं इसकी कोई श्योरिटी नहीं लेती, मैंने राजनीतिक गलियारों में चर्चा सुनी है। तो वही बात है, किस तरह से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, वो हमारे को समझ आता है। अभी इन्होंने, हालांकि मैंने नहीं कहा कि इनका एक ही विधायक है, लेकिन उन्होंने खुद से अपना कहीं ना कहीं उनको लगता है शाबाशी मिलनी चाहिए, इसलिए इन्होंने अपने विधायक की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। उन्होंने कहा मादा है, तो वो कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भाई आपके विधायक में मादा तो जूता दिखाने का भी है। ठीक है वंदना पोपली जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है हमारे पास। रविंद्र सिंह ढोल साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। देखिए, कांग्रेस पूरी बढ़िया बुलंदी के साथ में, अपनी पूरी तैयारी के साथ में चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। निश्चित तौर पे हम आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर के, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हरियाणा की जनता इस बारी कांग्रेस को आशीर्वाद देने का कार्य करेगी। ठीक है ओंकार सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। साल जनता ने कांग्रेस का कार्यकाल देख लिया और तकरीबन 10 साल में इनका कार्यकाल हो जाएगा। देखिए, हमने कहा कि प्रत्येक गृहिणी को 1 सिलेंडर प्रति माह फ्री दिया जाएगा। इन्होंने सिलेंडर 370 से 1150 पहुंचा दिया। हमने कहा प्रत्येक घर में 1 सरकारी नौकरी दी जाएगी, हमने कहा उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये हमारी जो योजना है पेंशन, जो इन्होंने परिवार पहचान पत्र को आधार बना के पेंशन काट दी, हमने कहा कि 7500 करेंगे और करेंगे, आपके जैसे नहीं। आपने 3100 कहा था और जेजेपी ने 5100 कहा था। अब बहाने ढूंढते हैं कि हमारी सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं है, 5100 कैसे करेंगे। अरे भाई, जब गठबंधन होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उस प्रोग्राम में आज तक बना ही नहीं निकाला। ठीक है ओंकार सिंह, रोकना चाहूंगा आपको, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय की कमी है प्लीज। तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 2024 को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए गए टारगेट और मंत्र के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ था, जिसमें वंदना पोपली जी बीजेपी से जुड़ी हुई थी, रविंद्र ढुल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और ओंकार सिंह जी इनेलो से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।